आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनिल कौशिक है और मैं राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांगी रोहतक में कार्यरत हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज चर्चा करते हैं 10वीं कक्षा के गणित विषय के बहुपद उप विषय पर। जैसा कि नाम से ही हम अंदाजा लगाते हैं कि बहुपद जो है वो अनेक पद, लेकिन यहाँ हमेशा हम भ्रांति का शिकार होते हैं कि बहुपद के नाम के अर्थ पर ना जाकर उसका हम वास्तविक अर्थ देखें तो वो भिन्न भिन्न मिलता है। बहुपद वास्तव में होता क्या है? देखिए, कोई भी चर और अगर उसकी घात एक पूर्ण संख्या है, किसी भी चर की घात पूर्ण संख्या है, तो वह क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा, चाहे कोई भी चर हो। देखिए यहां पर क्या है, x क्या है? एक चर है और इसकी घात क्या है? यहां पर ध्यान से समझिए, इसकी घात है 1 और 1 क्या है? पूर्ण संख्या। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि x की घात 1 जो है वो क्या है? बहुपद है। तो बहुपद के जो शाब्दिक अर्थ है या शाब्दिक संधि है उसके ऊपर ना जाकर हम इसके मूल स्वरूप को समझें तो क्या है? बहुपद किसी भी चर की अगर जो घात है वो पूर्ण संख्या है, वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। अब यहाँ पर चर है x और पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती हैं? देखिए ध्यान से, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इस तरह से आगे तक चलते जाइए। ये क्या है? सभी पूर्ण संख्याएं हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब चर की घात पूर्ण संख्या होती है तो वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। आइए अब कुछ उदाहरण देकर हम समझते हैं कि बहुपद किस प्रकार का होता है। तो देखिए, x की पावर 1, इसको तो हमने समझ लिया कि ये एक बहुपद है। अब x की पावर 9 - 1, क्या ये एक बहुपद है? थोड़ा सा विचार कीजिए। यहां पर हम वीडियो को थोड़ा सा रोक देते हैं आपको विचार करने के लिए कि क्या ये एक व्यंजक जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या ये एक बहुपद है? हाँ, चलिए आगे समझते हैं। बिल्कुल यह एक बहुपद है, क्योंकि इसमें चर की घात क्या है? चर की घात पूर्ण संख्या है। तो बहुपद में चर की घात क्या होनी चाहिए? चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब चलिए एक दो उदाहरण और लेकर समझते हैं कि कब बहुपद नहीं होता है। तो देखिए, हम यहां पर एक और उदाहरण लेते हैं। x बटे x की पावर 2, x बटे x की पावर 2 या x की घात 2, मतलब अंश में जो घात है वो क्या है? 1 है और हर में घात कितनी है? 2 है। वैसे तो देखिए यहां पर दोनों ही स्थिति में अंश और हर में चर की जो घात है वो क्या है? पूर्ण संख्या है। 1 भी पूर्ण संख्या है और 2 भी पूर्ण संख्या है। लेकिन हम इसको कैसे बहुपद कहें? बहुपद है या बहुपद नहीं है, हम कब कहें? जब इसको हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे या हम इसको कैलकुलेट करने के बाद, सरल करने के बाद लिखेंगे। तो देखिए, सरल करने के बाद क्या आएगा? जब हम हर को यहां से हटाने के लिए हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये दोनों डिवीजन में है, बेस सेम है, तो पावर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। तो इस तरह से हमारे पास क्या आएगा? x की पावर -1 आ जाएगा। x की घात
घटा 1 या -1 आ जाएगा। तो इस तरह से अब स्थिति देखिए आप, यहां पर स्थिति क्या है कि x की पावर क्या है, -1 है, और -1 पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह बहुपद नहीं है। क्या कहेंगे हम, यह व्यंजक बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें चर की जो घात है वह एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि -1 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि यह एक बहुपद नहीं है। तो अब तक हमने समझा कि बहुपद क्या होते हैं और किस तरह से हम उनको बहुपद है या नहीं है जांच करके बता सकते हैं। आइए अब रैखिक बहुपद पर चर्चा करते हैं। रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 1 होती है। रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात 1 होती है। जैसे x की पावर 1, ये एक क्या है? रैखिक बहुपद है। या x जमा 9, यह भी क्या है? एक रैखिक बहुपद है। या y जमा 1, ये भी क्या है? एक रैखिक बहुपद है। क्यों है ये रैखिक बहुपद? क्योंकि इसमें जो चर है उसकी जो घात है वो क्या है? सबसे बड़ी घात 1 है। तो इस प्रकार ये रैखिक बहुपद के कुछ उदाहरण हैं। और रैखिक बहुपद की एक और भी विशेषता होती है, अगर हम उसका ग्राफ खींचें, अगर रैखिक बहुपद का हम ग्राफ खींचते हैं तो वो क्या आएगा? इस तरह की एक बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, सीधी रेखा आएगी। इसी रेखा के कारण, इसी लाइन के कारण हम क्या कहते हैं? इसको रेखा से ही रैखिक बना है, रैखिक बहुपद। तो इस प्रकार आप अच्छी भली भांति पूर्वक समझ गए होंगे कि रैखिक बहुपद क्या होता है। आइए अब चर्चा करते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की सबसे बड़ी घात, हम यहां पर सबसे बड़ी घात की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी घात क्या होती है? 2 होती है। ऐसे बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं द्विघात बहुपद के। जैसे x की पावर 2 या x की पावर 2 जमा 1 या x की पावर 2 जमा x जमा 9 या y की पावर 2 जमा 8, इस तरह के ये सभी क्या हैं? ये द्विघात बहुपद हैं। क्यों? क्योंकि इनमें सबसे बड़ी घात जो है, चर की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। चर की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? द्विघात बहुपद कहा जाता है। अब आइए दोनों के रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद की जो सामान्य दशा है कि प्रत्येक रैखिक बहुपद या द्विघात बहुपद उस फॉर्म में फिट हो सकता है, वे कैसी हैं देखिए। आइए अब रैखिक बहुपद की सामान्य स्थिति और द्विघात बहुपद की सामान्य स्थिति या जनरल फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्म बोलते हैं। इसको जनरल फॉर्म बोलते हैं, सामान्य स्थिति द्विघात बहुपद और रैखिक बहुपद की। देखिए ये होती है ax प्लस b और इसकी स्थिति होती है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। यहां पर कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि ध्यान देने योग्य हैं। अगर यहां इन दोनों में ही a जो है, a हमेशा नॉन जीरो होगा। दोनों ही स्थिति में a क्या होगा? नॉन जीरो होगा। क्यों नॉन जीरो होगा? देखिए पहली स्थिति में देखिए, रैखिक बहुपद की स्थिति में देखिए, a अगर जीरो हो जाता है तो ये सिर्फ b रह जाएगा और b क्या है? रैखिक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 इसी के साथ जुड़ी हुई है।
इसी तरह से अगर a 0 हो जाता है तो सिर्फ दो टर्म रह जाएंगी, x की पावर 1 वाली और x की पावर 0 वाली। तो इस तरह से अगर ये टर्म समाप्त हो जाती है तो ये द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन दोनों ही स्थिति में a जो है वो नॉन जीरो होगा और प्रत्येक रैखिक बहुपद इस रूप में लिखा जाएगा और प्रत्येक द्विघात बहुपद इस रूप में लिखा जाएगा। एक एक उदाहरण लेकर यहां पर देखते हैं। देखिए, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं x जमा 9। यहां पर ये हमने एग्जाम्पल लिया कि x प्लस 9, ये एग्जाम्पल लिया हमने। तो यहां पर x a क्या है, a की वैल्यू क्या है, a 1 है, x के साथ सीधा कंपेयर करा और b क्या है हमारे पास 9। इसी तरह से अगर मैं यहां पर y की पावर 9 प्लस 8 लिख देता हूं और ये y की पावर 2 प्लस 8 लिख देते हैं, तो क्या ये द्विघात बहुपद है? और अगर 9 वाला ले लेते हैं हम, y की पावर 9 प्लस 8 ले लेते हैं, तो क्या ये द्विघात बहुपद है? ये तो द्विघात बहुपद है ही नहीं, ये तो द्विघात बहुपद है ही नहीं। क्यों? क्योंकि y की पावर क्या है, इसमें 9 है और 9 द्विघात बहुपद के लिए है ही नहीं। क्या होने चाहिए? द्विघात बहुपद के लिए चर की सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए। इसी तरह से चलो इसको देखते हैं कि y² प्लस 8। अब इसके साथ कंपेयर करते हैं कि a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर कितना है गुणांक 1, तो a की वैल्यू क्या है 1। अब b क्या है, इसमें x वाली टर्म है ही नहीं, तो b क्या है हमारे पास 0 और c क्या है यहाँ पर c कांस्टेंट टर्म, वो क्या है 8। तो इस प्रकार हम का प्रत्येक जो बहुपद है उसको इस सामान्य स्थिति में हम फिट कर सकते हैं। इसी तरह से रैखिक बहुपद को भी सामान्य स्थिति में जनरल फॉर्म में हम फिट कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब त्रिघात बहुपद पर चर्चा करते हैं कि त्रिघात बहुपद क्या होता है। त्रिघात बहुपद को इंग्लिश में क्यूबिक पोलिनोमियल कहा जाता है। क्यूबिक त्रिघात, जिसमें सबसे बड़ी घात 3 होती है। चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं, आपको उदाहरणों से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एक बहुपद है जिसमें जो चर की घात सबसे बड़ी घात जो है वो क्या है 3 है। तो इसलिए हम इस बहुपद को क्या कह सकते हैं, त्रिघात बहुपद। क्या कहेंगे इसको, त्रिघात बहुपद। x की पावर 3, x की घात 3, ये भी क्या है, एक त्रिघात बहुपद है। इसी तरह से x की 3 जमा 1, x की घात 3 जमा 1, इसमें भी x की जो चर की जो घात है सबसे बड़ी घात है क्या है 3 है। तो इसलिए यह भी एक क्या है, त्रिघात बहुपद है। आइए अब चर्चा करते हैं कि किसी बहुपद का शून्यक क्या होता है। मान लेते हैं कि कोई बहुपद हमें दिया गया है px और px का शून्यक क्या होगा। शून्यक एक तरह से हम x का वह मान, x का मान ही होता है जो x की जगह रखने पर क्या कर दे, इस बहुपद को शून्य कर देता है, बहुपद के मान को क्या कर देता है, 0 के बराबर कर देता है। वह क्या कहलाता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि x की 2 माइनस 1, हमारे पास यह एक बहुपद है px, ये एक px बहुपद है x की 2 माइनस 1। अब यहां पर x का
क्या मान रखें कि ये बहुपद जो है वो 0 के बराबर हो जाए। तो देखिए, अगर हम x को 1 रख देते हैं, x का मान 1 रखते हैं, तो P1 इज इक्वल टू 1 स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 1 रखने से ये बहुपद क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया, और बहुपद 0 के बराबर हो गया तो x का मान 1 जो है वो क्या है, बहुपद का शून्यंक है। तो इस तरह से आप शून्यंक, बहुपद के शून्यंक को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए, जो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसकी हल पर चर्चा करते हैं। द्विघात बहुपद x की 2 जमा 7x जमा 10 के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि x की 2 जमा 7x जमा 10, अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे, इस बहुपद के गुणनखंड करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा x जमा 2 और x जमा 5, इसके 2 फैक्टर बन जाएंगे बहुपद के। और जब हम यहां से शून्यंक निकालेंगे तो देखिए x बराबर है, क्या आ जाएगा, x का मान इसमें से निकालने पर क्या आएगा हमारे पास, x बराबर है -2, और दूसरे गुणनखंड में से, दूसरे फैक्टर में से जब हम निकालेंगे तो इसी तरह से x का मान क्या आ जाएगा, -5। तो इस बहुपद के 2 शून्यंक आए हमारे पास, -2 और -5। अब हमें 2 तरीके से शून्यंकों का योग निकाल करके जांच करनी है कि क्या दोनों बराबर आते हैं। तो सबसे पहले हमें जो हमारे जो शून्यंक आए हैं उनका जोड़ करके देखते हैं हम, -2 जमा -5, तो ये कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। और शून्यंकों का योग, किसी द्विघात समीकरण के शून्यंकों का योग का जो फार्मूला होता है वो होता है -b/a। तो -b यहां से क्या आ जाएगा, -b यह आएगा -7 बटे a क्या है यहाँ पर, 1। तो इस तरह से क्या आएगा, -7। तो शून्यंकों का योग हमने सिद्ध कर दिया, शो कर दिया यहाँ पर कि दोनों तरीके से बिल्कुल सेम आ रहा है। और इसी तरह से हम शून्यंकों का गुणनफल की जांच करेंगे। ये पहला शून्यंक है, ये दूसरा शून्यंक है, इन दोनों की गुणा 10 के बराबर। और शून्यंकों का गुणनफल जो है वो c/a के बराबर होता है। तो c क्या है, इसमें 10 है, और a क्या है हमारे पास, इसका गुणांक होता है x की घात 2 का गुणांक होता है, तो c/a 10/1। तो इस तरह से शून्यंकों का गुणनफल भी हमने शो कर दिया कि बराबर आता है। के शून्यंकों को और गुणांकों के में संबंध या के बीच संबंध। अब हमारे पास क्या है, थोड़ा सा हम बहुपद के शून्यंक पर चर्चा करते हैं कि कोई भी बहुपद है उसका शून्यंक कितने होते हैं। वास्तव में शून्यंक जो है, शून्यंक क्या होता है, बहुपद का हल होता है शून्यंक। जैसे यहां पर एक उदाहरण लेते हैं, 5x + 7। यहां पर हमने ये एक बहुपद लिया। अब इसका शून्यंक क्या होगा, यहां से अगर हम x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -7/5। अगर हम x की जगह -7/5 रखते हैं तो ये बहुपद जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से
x बराबर है -7/5 दिए गए बहुपद का शून्यक कहलाएगा। आइए अब थोड़ी चर्चा बहुपद के गुणांकों पर भी करते हैं कि गुणांक क्या होते हैं, गुणांक कैसे होते हैं और क्या होते हैं। एक बहुपद की सामान्य दशा लेते हैं, हम एक द्विघात बहुपद लेते हैं ax की घात 2 जमा bx जमा c। अब इसमें गुणांक कौन कौन से हैं? यहां पर कोई भी बहुपद है उसके प्रत्येक पद में गुणांक हमें देखने हैं अलग अलग। ये जो गुणांकों की बात कर रहा है कि बहुपद के शून्यंक और गुणांकों के बीच संबंध हमें जो शो करना है या स्थापित करना है, तो यहाँ पर जो जिन गुणांकों की बात हो रही है वे गुणांक कौन से हैं? वे कोई भी बहुपद है उसके प्रत्येक पद के गुणांक हैं। जैसे पहला जो पद है उसमें x की 2 का गुणांक क्या है? x की 2 का गुणांक क्या है इसमें? a। इसी तरह से x का गुणांक क्या है? b। ये b जो है वो x का गुणांक है। और c जो है वो क्या है? एक अचर संख्या है। यहां पर c क्या है? एक अचर संख्या है। अचर संख्या कह सकते हैं आप या केवल अचर कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने गुणांक को समझा और शून्यंक को समझा। अब आइए चर्चा करते हैं कि किसी बहुपद के शून्यंकों और गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है। शून्यंकों एवं गुणांकों में संबंध। सबसे पहले हम एक रैखिक बहुपद लेते हैं या रैखिक बहुपद पर चर्चा करते हैं कि रैखिक बहुपद के शून्यंकों और गुणांकों में किस प्रकार संबंध स्थापित किया जा सकता है। देखिए, चलिए एक रैखिक बहुपद का उदाहरण लेते हैं या सामान्य दशा ही ले लेते हैं रैखिक बहुपद की ax जमा b। रैखिक बहुपद जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। क्या होता है रैखिक बहुपद? रैखिक बहुपद जिसमें जो चर है उसकी सबसे बड़ी घात क्या हो? 1। रैखिक बहुपद। अब यहाँ पर चर क्या है? x है और x की पावर क्या है? यहाँ पर 1 है। तो इस तरह से यह क्या है? यह एक सामान्य दशा है, सामान्य स्थिति है। किसकी? ये सामान्य स्थिति है रैखिक बहुपद की। अब इस पर इसके गुणांकों और शून्यंकों के बीच में संबंध कैसे स्थापित होगा? देखिए, यहां पर अगर हम x की क्या वैल्यू रखें कि ये 0 के बराबर आ जाए, शून्यंक इसका निकालना है हमें। तो देखिए ax प्लस b, अगर यहां पर हम x की वैल्यू जो है वो -b/a, अगर यहां पर ध्यान से देखिए समझिए, अगर यहां पर वैल्यू हम -b/a रखते हैं तो ये बहुपद शून्य हो जाएगा। ये बहुपद क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और देखिए अब तो x बराबर है -b/a दिए गए बहुपद का शून्यक है। क्यों? क्योंकि x का जो मान हमारे पास है उसको अगर हम बहुपद में चर की जगह रख देते हैं या x की जगह रख देते हैं तो ये बहुपद किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। देखिए एक बार रख के देख लेते हैं। चलिए x की जगह अगर हम -b/a रखते हैं और प्लस b, तो इस तरह से देखिए ये a इससे कैंसिल, यहाँ क्या आ जाएगा? -b और प्लस b।
और अब किसके बराबर आ जाएगा, ये 0 के बराबर। ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया हमारे पास। जब हमने इस px बहुपद में p की x की जगह क्या रखा, -b/a, तो px जो बहुपद है वो किसके बराबर आ गया हमारे पास, 0 के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो इस तरह से यहां से हमें संबंध प्राप्त हुआ कि दिए गए बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में ये क्या है, b और a हैं गुणांक, और ये हमारे पास क्या आया, ये पूरा शून्यांक। तो अचर रैखिक बहुपद के रैखिक बहुपद का शून्यक बराबर है -b/a। तो इस तरह से हमने रैखिक बहुपद के केस में शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित किया, और शून्यांक बराबर है -b/a आया, और b किसका गुणांक है, यहां पर देखिए b क्या है, एक अचर संख्या है, और a क्या है, a x की 1 पावर का गुणांक। तो इस तरह से हमने शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित किया रैखिक बहुपद के केस में। अब आइए चर्चा करेंगे कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध द्विघात बहुपद के केस में कैसे स्थापित किया जा सकता है। आइए अब द्विघात बहुपद देखते हैं। द्विघात बहुपद देखिए, एक उदाहरण लेते हैं द्विघात बहुपद का, और उसके शून्यांकों और गुणांकों पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम एक उदाहरण लेते हैं 2x की 2 -8x = 6। अब अगर हम इसके गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास गुणनखंड आएंगे 2 × x - 1 और x - 3। और अब इसके अगर शून्यांक निकालें, इस बहुपद के शून्यांक अगर हम निकालें तो देखिए, यहां से शून्यांक हमारे पास आएंगे, x का मान यहां से क्या आएगा, इस ब्रैकेट से 1, और यहां से क्या आ जाएगा 3। तो इसके 2 शून्यांक हो जाएंगे हमारे पास, एक 1 और दूसरा 3। अब इन दोनों शून्यांकों के योग पर चर्चा करते हैं। देखिए, शून्यांकों का योग इन दोनों का अगर हम योग करें तो 1 + 3 किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर आ जाएगा। और अगर हम इस 4 को इस तरह से लिखें -8/2, तो भी क्या समस्या है, कुछ भी नहीं। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 4 ही आएगा। अब ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम चाहते हैं कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित हो जाए, और संबंध कैसे स्थापित होगा उसी की कोशिश की जा रही है। इसलिए हमने इस 4 को जो है इस रूप में लिखा है कि माइनस बाहर -8/2। अब -8 क्या है इसमें, अब देखिए इस बहुपद में ये क्या है, -8 है x का गुणांक, और नीचे क्या है 2 किसका गुणांक है, x की 2 का। तो नीचे क्या आएगा, x की 2 का गुणांक।
अब ध्यान से समझिए, ये तो हो गया शून्यंकों का योग। अब शून्यंकों के गुणनफल पर भी चर्चा करते हैं। गुणनफल, गुणनफल देखिए 1 गुणा 3, और ये किसके बराबर आ जाएगा? 3 के। और 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 को हम ये लिख सकते हैं 6/2। 6 क्या है यहां पर? अचर, अचर पद है या अचर है। और नीचे क्या आ जाएगा? x की 2 का गुणांक। x की 2 का गुणांक। तो इस तरह से हमने देखा कि शून्यंका का योग जो है वो किसके बराबर आ रहा है? माइनस नेगेटिव ऑफ x का गुणांक बटे x की 2 का गुणांक। और गुणनफल किसके बराबर आ रहा है? अचर पद बटे x की 2 का गुणांक। तो हम इस प्रकार बहुपद की सामान्य स्थिति को देखें, द्विघात बहुपद की सामान्य स्थिति को देखें, तो द्विघात बहुपद की सामान्य स्थिति क्या है? ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर a b c क्या है? ये गुणांक है। यहां पर शून्यंकों का योग क्या आएगा? का योग। देखिए शून्यंकों का योग क्या था? x का गुणांक उसका नेगेटिव और x की 2 का गुणांक उसके नीचे भाग में, मतलब। अब यहां पर x का गुणांक क्या है? b, और b का नेगेटिव, और x की 2 का गुणांक क्या है? a। तो इस तरह से शून्यंकों का योग हमारे पास क्या आया? -b/a। और अब शून्यंकों की का गुणनफल देखते हैं। गुणनफल देखिए, अचर पद, इसमें अचर पद क्या है? c। x की 2 का गुणांक, x की 2 का गुणांक, x की 2 क्या है? इसमें का गुणांक क्या है? a। तो इस तरह से हम एक सामान्य सार्वभौमिक फार्मूले की तरफ बढ़े कि शून्यंकों का योग द्विघात बहुपद में किस तरह से निकलेगा? -b/a। और शून्यंकों का गुणनफल किस तरह से निकलेगा? c/a। ठीक इसी प्रकार अगर इस द्विघात बहुपद के हम 2 शून्यंक मान लेते हैं, एक अल्फा और बीटा, 2 शून्यंक हैं, तो हम क्या प्राप्त करेंगे कि अल्फा जमा बीटा किसके बराबर हो जाएगा? -b/a। और अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर हो जाएगा? c/a। अल्फा बीटा क्या है? यहां पर अल्फा बीटा जो है वो यूनानी भाषा के अक्षर हैं, और जिनको हम गणित में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बार बार यूज करते हैं। अल्फा बीटा गामा। आइए, जो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसकी हल पर चर्चा करते हैं। द्विघात बहुपद x की 2 जमा 7x जमा 10 के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि x की 2 जमा 7x जमा 10, अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे, इस बहुपद के गुणनखंड करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा x जमा 2 और x जमा 5, इसके 2 फैक्टर बन जाएंगे बहुपद के। और जब हम यहां से शून्यंक निकालेंगे तो देखिए x बराबर है, क्या आ जाएगा? x का मान इसमें से निकालने पर क्या आएगा हमारे पास? x बराबर है -2। और दूसरे गुणनखंड में से, दूसरे फैक्टर में से जब हम निकालेंगे तो इसी तरह से x का मान क्या आ जाएगा?
5। तो इस बहुपद के दो शून्यंक आए हमारे पास -2 और -5। अब हमें दो तरीके से शून्यकों का योग निकाल करके जांच करनी है कि क्या दोनों बराबर आते हैं। तो सबसे पहले हमें जो हमारे जो शून्यंक आए हैं उनका जोड़ करके देखते हैं हम। -2 जमा -5 तो ये कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। और शून्यंकों का योग, किसी द्विघात समीकरण के शून्यंकों का योग का जो फार्मूला होता है वो होता है -b/a। तो -b यहां से क्या आ जाएगा, -b यह आएगा -7 बटे a क्या है यहाँ पर 1। तो इस तरह से क्या आएगा, -7। तो शून्यंकों का योग हमने सिद्ध कर दिया, शो कर दिया यहाँ पर कि दोनों तरीके से बिल्कुल सेम आ रहा है। और इसी तरह से हम शून्यकों का गुणनफल की जांच करेंगे। ये पहला शून्यंक है, ये दूसरा शून्यंक है, इन दोनों की गुणा 10 के बराबर। और शून्यंकों का गुणनफल जो है वो c/a के बराबर होता है। तो c क्या है, इसमें 10 है, और a क्या है हमारे पास, इसका गुणांक होता है x की घात 2 का गुणांक होता है। तो c/a 10/1। तो इस तरह से शून्यंकों का गुणनफल भी हमने शो कर दिया कि बराबर आता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको स्क्रीन पर 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। ये आपको 30 सेकंड के लिए दिखाई देंगे। आप इनको नोट करें और होमवर्क के रूप में अपनी कॉपी में सॉल्व करें। धन्यवाद।